दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 1 अगस्त 2020। हम लोग देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और पीछे के जितने भी छूटे हुए हैं वो आपको शीघ्र ही इसी चैनल पे वीडियो करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। अब आपका आगे से कंटिन्यू वीडियो करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले पीआईबी में नज़र डालते हैं। तो पीआईबी में जो पहली न्यूज़ थी उसकी हम चर्चा करते हैं। तो ग्राम उद्योग विकास योजना को लेकर के थी। ग्राम उद्योग विकास योजना ये एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के द्वारा एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्राम उद्योग विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आइए देखते हैं आखिरकार ये चर्चा में क्यों रही है। तो अभी न्यूज में इसलिए बनी हुई है क्योंकि अगरबत्ती के उत्पादन में संलग्न या लगे हुए कारीगरों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान इस योजना के अंतर्गत किया गया है। तो पहला है कि इसके मुख्य प्रावधानों की बात करें तो प्रत्येक टारगेटेड ग्रुप को, जो लक्षित समूह है, प्रत्येक टारगेटेड ग्रुप को 50 ऑटोमेटेड यानी स्वचालित मशीन व 10 मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि जो लक्षित समूह है, प्रत्येक लक्षित समूह को 50 स्वचालित मशीन व 10 मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अगरबत्ती में लगे हुए कारीगर आसानी से व जल्दी ज़्यादा मात्रा में अगरबत्ती का उत्पादन कर सकें। दूसरा, इसी योजना के अंतर्गत एक आपका है खादी और ग्राम उद्योग आयोग, इसी को खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नाम से जाना जाता, KVIC, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत कारीगरों को यानी KVIC के द्वारा कारीगर जो अगरबत्ती के उत्पादन में लगे हुए हैं उनको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण व अन्य जो भी उनकी आवश्यकता होगी हेल्प की, वो प्रदान की जाएगी। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। अगर अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो ग्राम उद्योग के विकास योजना के जो इनिशियल स्टेज है, शुरुआती चरण में है, तो 4 पायलट प्रोजेक्ट पूरे देश में शुरू किए गए हैं जो अगरबत्ती के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। उनमें से एक जो प्रोजेक्ट है वो पूर्वोत्तर भारत में आरंभ किया जाएगा, क्योंकि भारत का पूर्वोत्तर भाग है वह बांस के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और अगरबत्ती में अपार संभावनाएं हैं कि स्थानीय लोगों को जो अगरबत्ती का विनिर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको इसमें प्रमोट किया जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? ये योजना, ग्राम उद्योग विकास योजना को लॉन्च किए जाने से फ़ायदा क्या होगा कि अगरबत्ती का उत्पादन ज़्यादा होगा, जिससे जो भारत में जहाँ-जहाँ अगरबत्ती के उत्पादन में कारीगर लगे हुए हैं उनको अस्थायी रोजगार मिल पाएगा, और जिससे उनकी आय भी ज़्यादा होगी। आय ज़्यादा होगी तो उनकी बचत भी ज़्यादा होगी। अगर बचत ज़्यादा हुई तो उनके जीवन स्तर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जीवन स्तर है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा घरेलू अगरबत्ती उद्योग को भी प्रमोट मिलेगा, यानी घरेलू अगरबत्ती उद्योग भी क्या होंगे? पल्लवित पुष्पित होंगे। इससे जो अगरबत्ती आयात की जाती है वो भी घटेगा, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, और इससे विदेशी मुद्रा यानी डॉलर पर उसकी निर्भरता जो अगरबत्ती भारत आयात करता है दूसरे देशों से, वो भी क्या होगी? कम होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी स्कीम आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आइए अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ ये आपके स्मॉग टावर्स को लेकर के थी। तो पूछा जा सकता है
कि स्मार्ट टावर्स क्या हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा और अभी ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था। तो आइए हम देखते हैं स्मार्ट टावर्स की बात करें तो स्मॉग माने धुआं होता है और टावर्स का मतलब हुआ कि धूल डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, एक ऐसा टावर हो जो यानी वायु में उपस्थित धूल पार्टिकल यानी डस्ट पार्टिकल व अन्य प्रकार के प्रदूषकों को अपनी ओर अब्जॉर्ब या अवशोषित कर ले और वायु को शुद्ध कर दे, तो उसी को स्मॉग टावर्स के नाम से जाना जाता। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि किसी बड़े क्षेत्र के लिए एयर प्यूरिफायर के रूप में कार्य करने हेतु निर्मित यानी एक संरचना होती है, उसी को क्या कहा जाता, उसी को स्मॉग टावर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, फिल्टर जो होता है उसमें मल्टी लेयर्स यानी कई परत लगे होते हैं, जिससे वायु क्या होती है, वायु शुद्ध होती रहती है। तो यह आसपास के जो प्रदूषित वायु व डस्ट पार्टिकल हैं, वो इसमें जो स्मॉग टावर्स होता है इसके शीर्ष पर जो चिमनियाँ लगी होती हैं, उसके माध्यम से क्या किया जाता कि प्रदूषित जो धूल कण हैं इत्यादि को खींच लिया जाता और वायु को यानी शुद्ध कर दिया जाता है। अभी ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार व सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये निर्देश दिए गए कि वह स्मॉग टावर्स की व्यवस्था करे, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2014 में जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर में शुमार रहा है। तो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बचाने के लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी डिसीजन दिया गया, ऐसा निर्देश दिया गया। अब बात आती है क्या इस प्रकार के विश्व के अन्य भागों में प्रयोग सफल रहे हैं? तो ये फर्स्ट टावर जो स्मॉग टावर है वह 2015 में नीदरलैंड के रोटरडम में स्थापित किया गया है। अगर फर्स्ट टावर पूछा जाए तो 2015 में नीदरलैंड के रोटरडम में स्थापित किया गया। इसके अलावा प्रायोगिक स्तर पर इसे नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, पोलैंड व चाइना जैसे देशों में भी इसे यानी स्थापित किया जा चुका है। अब बात करें कि आखिरकार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा क्यों है, उसके क्या रीज़न हैं? तो इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है और इसको दूर करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो दिल्ली में प्रदूषण का अगर मुख्य कारणों की बात करें तो बिहार व हरियाणा राज्य हैं, जहां पर धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो कृषि अपशिष्ट जो पराली होती है इसको जलाते हैं। तो हर साल आप देखते हो कि दिवाली के आसपास दिल्ली में यानी क्या गुंबद जैसी धुआं का दिखाई देता है। तो पहला जो रीजन है यानी कई रीजन, उनमें से एक रीजन ये भी है, पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि उत्पादों का जलाया जाना। दूसरा, दिल्ली में थर्मल पावर स्टेशन है, तो थर्मल पावर स्टेशन की वजह से भी क्या होता है, आपका वायु प्रदूषित होती है। उद्योगों के लिए पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस के उपयोग को अनिवार्य किया जाए। हालाँकि इसमें अभी व्यापक स्तर पे कोई इसको अभी संचालित नहीं किया जा रहा। तो उद्योगों के लिए पाइप द्वारा जो प्राकृतिक गैस उसके उपयोग को अनिवार्य कर दिया जाए, तो यहाँ के प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। अगर इससे निपटने की बात आए तो इसी पे, और सबसे अच्छा है कि ये जो आपका ग्रेप के माध्यम से एक ग्रेप कॉन्सेप्ट आया दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए, उसके माध्यम से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये आपका इतनी चीज़ें ध्यान रखें जब भी आपकी बात दिल्ली में वायु प्रदूषण की हो, तो क्या और कई उपाय हो सकते हैं। तो इसमें नीतिगत स्तर पे भी प्रयास किए जाने चाहिए, वैश्विक स्तर पर भी सहयोग लेना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगा के और बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला जो न्यूज में था, रिपोर्ट ऑन लेड पॉइजनिंग यानी कि सीसा विषाक्तता पर एक रिपोर्ट यूनिसेफ की आई है, तो उसको हम देख लेते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 800 मिलियन, ध्यान दीजिएगा, 800 मिलियन यानी बच्चों में से प्रत्येक
3 में से एक बच्चे के रक्त में जो एलईडी का स्तर है यानी लेड का स्तर है वह 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे ज़्यादा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसके आधे बच्चे दक्षिण एशिया में शामिल हैं, जिनमें अधिकांश संख्या भारत की भी है। अगर लेड की हम बात करें कि लेड क्यों खतरा है, तो लेड के द्वारा ध्यान दीजिएगा ये पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन होता है, यानी सक्षम न्यूरोटॉक्सिन होता है जो बच्चों के दिमाग में व्यवधान उत्पन्न करता है। और खासकर ऐसे बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष से कम होती है, उसके लिए ऐसे बच्चों व शिशुओं के लिए यह बहुत घातक होता है एलईडी यानी लेड। अगर बात करें एक किस प्रकार, तो न्यूरोलॉजिकल यानी मानसिक उसका जो मस्तिष्क होता, ब्रेन होता बच्चे का, वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है, जिससे उसमें कॉग्निटिव सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता भी क्या ह्रास हो जाता है। और साथ में कई बार क्या होता है वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है, और जो कि आगे चलकर शारीरिक डिसेबिलिटी यानी शारीरिक अपंगता व विकलांगता की ओर उन्मुख करती है। तो ये आपका अगर कारकों की बात करें तो क्यों ऐसा होता है, तो ये जो एलईडी एलईएडी यानी लेड या शीशा होता है, तो सीसा एसिड बैटरी होती हैं। जो सीसा एसिड बैटरी होती उनका विधिवत यानी अच्छे तरीके से रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण नहीं हो पाता। और दूसरा रीज़न, इसमें जो भी कारीगर या जो भी श्रमिक लगे हुए हैं ऐसे पुनर्चक्रण में, तो उनको ट्रेनिंग बाकायदा अच्छे से नहीं दी जाती, जैसे वो उसका डिस्पोजल या निपटान अच्छे से नहीं कर पाते, जिससे मृदा वायु प्रदूषण जल प्रदूषण इत्यादि में यानी उत्पन्न होते हैं, और यह लेड पानी में घुल जाता, वायु में मिल जाता। तो ये जैसी यानी कमियां हैं। अगला बात करें तो वाहन, ध्यान दीजिएगा, वाहन बैटरी रिसाइकलिंग रेगुलेशन व अवसंरचना के बिना वाहनों की बिक्री कर दी जाती है। जो वाहन बेचे जाते हैं उनमें बैटरी रिसाइकलिंग रेगुलेशन का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, और अवसंरचना के बिना वाहनों की बिक्री हो जाती है, तो इसको भी प्रमुख रीजन माना जा सकता है। इसके अलावा अवशिष्ट जो शीशे के होते हैं वो कच्ची व खुली भट्ठी में गलाया जाता, जिससे आसपास का वातावरण व प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण फैलता है। अब बात आती है कि अगर ये सब हो रहा है तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर क्या किया जाने की बात करें, क्या उपाय उठाया जाना चाहिए, तो उचित निगरानी, प्रॉपर मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, रोकथाम व नियंत्रण के प्रभावी उपाय अपनाए जाएं। तीसरा, प्रबंधन व ट्रीटमेंट उपचार को भी ध्यान में रखा जाए। अगला, पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता को व्यापक स्तर पे यानी लाया जाए, व व्यवहार में लोगों के एटीट्यूड, व्यवहार में, बिहेवियर में परिवर्तन भी लाया जाए। अगला, कानून व नीतियों का सख्ती से पालन हो, और जो इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा वैश्विक व क्षेत्रीय स्तर पर भी कार्रवाई की जा सकती है, सहयोग लिया जा सकता दूसरे देशों का। तो मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो समन्वयकारी नीतियों का यानी पालन करते हुए इस प्रकार की समस्या से निजात पाया जा सकता है। अगला कुछ वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में स्कोच गोल्ड अवार्ड 2020 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया। अब बात ये आती है कि स्कोच गोल्ड अवार्ड देता कौन है, तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्र संगठन के द्वारा 2003 से दिया जा रहा है। और यह ऐसे संस्थान, संगठन या व्यक्तियों, कोई एक संस्था भी हो सकती, संगठन हो सकता, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता, उसको प्रदान किया जाता है। क्षेत्र क्या है, जो डिजिटल, वित्तीय व सामाजिक समावेशन, समावेशी विकास, प्रशासन, आईसीटी का उत्कृष्ट अनुप्रयोग, कॉर्पोरेट लीडरशिप इत्यादि क्षेत्रों में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है और योगदान समाज व देश के लिए करता है, तो उनको
ये अवार्ड इसको गोल्ड अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला है महात्मा गांधी सेतु, ये आपका चर्चा में रहा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये स्थित कहाँ है? तो पटना व हाजीपुर के मध्य स्थित है, जो कि बिहार में आते हैं 2 जिले, और यह गंगा नदी पर है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी सेतु ये गंगा नदी पर है। अगर लंबाई की बात करें तो 5750 मीटर इसकी लंबाई है, और ये भारत का तीसरा सबसे लंबा पुल है। तो अब आपका एक काम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत के तो पहला व दूसरा सबसे लंबा पुल कौन से हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। अगला जो न्यूज में था, यानी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि 1 अगस्त को ही पिछले साल 2019 में ट्रिपल तलाक पर राष्ट्रपति ने ट्रिपल तलाक को बैन करने पर वाले अधिनियम पर अपने साइन किए थे। तो ये मुस्लिम महिला अधिकार, मुस्लिम को यानी जो ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता था, समानता यानी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, 21 अनुच्छेद 21 के आधार पर, उसी को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पश्चात यानी संसद के द्वारा ट्रिपल तलाक पर क्या किया गया? कानून बनाया गया। तो ये बात आती है, क्या इस प्रकार का विश्व के मुस्लिम जो राष्ट्र हैं, वहाँ पर क्या कोई ऐसा राष्ट्र थे जो इसको ट्रिपल तलाक को बैन किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, 1929 में, कब? 1929 में मिस्र विश्व का पहला राष्ट्र था जिसने ट्रिपल तलाक को बैन किया था। इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 1956 में ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। 1972 में, याद कीजिएगा, बांग्लादेश 1972 में बांग्लादेश में क्या किया गया? यानी कि ट्रिपल तलाक को बैन किया जा चुका है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के पुनः अध्यक्ष जिन लिक्विन बन गए हैं, जो कि चीन के हैं। तो हम जान लेते हैं, हमारे लिए वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि पुनः अध्यक्ष AIIB के कौन बन गए? तो जिन लिक्विन जो पुनः इसके अध्यक्ष बन गए हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ISPSS के एग्जाम के लिए कि AIIB को हम समझ लें। तो ये AIIB की स्थापना 2016 में की गई थी, और आपको याद होगा जो वर्ल्ड बैंक है, ऐसा आरोप लगता था वर्ल्ड बैंक यानी अमेरिका के लीडरशिप में करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ये जापान का इसमें लीडरशिप नेतृत्व या भागीदारी सबसे ज़्यादा है। तो इसी से निजात पाने के लिए, यानी कि एशिया में भी ऐसा कोई बैंक होना चाहिए जिसमें चाइना का प्रभुत्व व भारत जैसे देशों का उसमें क्या हो? उसमें नेतृत्व हो। तो इसी को ध्यान में रख करके 2016 में AIIB की स्थापना की गई, और इसका उस समय 57 संस्थापक देश थे। और भारत, ध्यान रखिएगा, आपको अब ये आप इमोशनल होकर के गलत आंसर लगा सकते हैं अभी काफ़ी, यानी इसमें देखी गई तो आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी स्तरों पर यानी इंडिया चाइना का सहयोग भी देखने को मिला है। तो ये आपके मेंस में जब कोई क्वेश्चन आता है कि केवल आपका शत्रुता का भाव ही रहा है, तो आप आर्थिक क्षेत्र में देखोगे संबंध अच्छे भी रहे हैं, जिसमें सहयोग की भावना, चाहे वो आपका ब्रिक्स बैंक हो या AIIB हो, ये या फिर वैश्विक स्तर पर जो भुखमरी, गरीबी, जलवायु परिवर्तन इत्यादि पर सहयोग वाले पॉइंट आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मेंस में जब भी आंसर लिख रहे हों, पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों आपको लिखने होते हैं। तो अब इसमें जो AIIB है वो भारत संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। और अच्छी बात यह है कि चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। AIIB का भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बीजिंग में है। बीजिंग में है। उसका आप देखिएगा, एक और ब्रिक्स बैंक या उसी को न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, उससे IAS से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसका हेडक्वार्टर्स आपका वो 2014 में स्थापित हुआ था आपका, और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? संघाई में है। तो दोनों में आपका अंतर है। इसके अलावा कुछ अन्य वन लाइनर टाइप के देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को गवर्नर
जो आंध्र प्रदेश के हैं, विश्व भूषण हरिचंदन के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई। उनमें से विधायी राजधानी अमरावती बनेगी, कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम बनेगी और न्यायिक राजधानी करनूल। अब प्रश्न आता है, क्या इस प्रकार की व्यवस्था विश्व के अन्य राष्ट्रों में है? तो एक देश है आपका दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर भी तीन राजधानियाँ हैं। कौन राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा। डरबन एक है, प्रिटोरिया एक है, तो इसके बारे में आप वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये आपका होमवर्क है। अगला अगला देखिएगा, बंट शुगर। बंट शुगर ये आपकी उपन्यास है, नावल है, ये चर्चा में रहा है क्योंकि इसके जो लेखक हैं अवनी दोषी को मैन बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और जब ऐसे उपन्यास जो मैन बुकर के लिए नामित होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अवनी दोषी अब आपका दोनों चीज़ ध्यान रखना चाहिए, किस रचना के लिए और किसको दिया गया, तो नामित किया गया है तो बंट शुगर उपन्यास के लिए, अवनी दोषी मैन बुकर के लिए। अभी इनको मिला नहीं, नामित किए गए, ध्यान रखिएगा, और जो मिल जाएगा उसको भी अपडेट करेंगे। अगला जो द हिंदू में न्यूज़ थी, लाइफ साइंसेज पार्क को लेकर के था। इसे बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला, अभी एक पेपर हुआ एपीओ में कुछ बुकों पूछी गई और सबसे अच्छी बात ये रही, वो बुकें ऐसी हैं जो हमें जानना चाहिए, या तो करंट में वो न्यूज में थी, या ऐसे महापुरुषों के द्वारा या ऐसे महामहिम के द्वारा लिखी गई जो हमारे लिए वाकई आदर्श होते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, और आपका मेलिंदा गेट्स, या फिर मलाला यूसुफजई, ऐसे व्यक्तियों की बुकें अगर कोई आती है तो हमें ऐसे पर्सन की बुकें पता होनी चाहिए। अधिकांश तो करंट से रिलेटेड थी। जैसे पहली बुक थी, तो आगे इसको क्यों चर्चा में ला रहे हैं, क्योंकि 5-6 बुकें हैं, काफ़ी हाईलाइट हैं, तो कम से कम इतनी तो आपको पता होनी चाहिए। अभी कई एग्जाम होने वाले हैं, हो सकता है कोई 1-2 इसी से पूछ लिया जाए। कई बुकें पीछे करंट में भी हमने डिस्कस किया है। तो मेकिंग एड वर्क जो बुक है, ये अभिजीत बनर्जी की है। अभिजीत बनर्जी, अब नाम याद आ रहा होगा, अभिजीत बनर्जी और इनकी वाइफ, इनको कोई अवार्ड दिया गया था, आपको याद होगा, अर्थशास्त्र का, और ये क्वेश्चन पीस से 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। लेकिन वहाँ ये पूछा गया, पहला अवार्ड किसको दिया गया था। ईस्टर डफलो करके महिला थी, उनको पहला इकोनॉमिक्स का अवार्ड, पहली महिला थी जिनको दिया गया, तो ये वही अभिजीत बनर्जी हैं। अब एलिनार और इस्ट्रो, ऐसे इनकी वाइफ का नाम है, तो अभिजीत बनर्जी प्लस ईस्टर डफलो, ये आपका नाम देख लीजिएगा, क्या एलिनार ओस्ट्रो या इससे कुछ करके है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। उनको 2019 का क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। तो उन्हीं अभिजीत बनर्जी की बुक है मेकिंग एड वर्क। दूसरा, कागज की नाव, ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए था, नासिरा शर्मा की ये आपका बुक है, और इसे व्यास सम्मान 2019 इसको दिया गया था। तो व्यास सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी है। अगला है मेलिंदा गेट के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है द मोमेंट लिफ्ट। ये काफ़ी आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स का नाम जरूर आप सुनते हो, तो उन्हीं की मेलिंडा गेट्स के द्वारा ये आपका मेलिंडा गेट फाउंडेशन का नाम सुने होंगे, तो मेलिंडा गेट्स की बुक है द मोमेंट लाइफ। अगला देख लेते हैं, माई जर्नी को लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम ने, और ये बुक 2013 में लिखी गई। तो एपीजे अब्दुल कलाम की कई सारी इंपॉर्टेंट बुकें हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम हुआ, जवाहरलाल नेहरू हुआ, तो ऐसे लोगों की बुकें अगर कोई हैं तो ये बुकें हमें, अंबेडकर की बुक हुई तो पता होनी चाहिए। तो अगला देख लेते हैं, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये मलाला यूसुफजई की बुक है। मलाला यूसुफजई जानते ही हो कि पाकिस्तान में महिला शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ये काम किया, इनको गोली भी मारी गई थी, तो इनको जानते हो। सबसे कम एज में ये कैलाश सत्यार्थी के साथ, जो भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक भी रहे हैं, तो उन्हीं के साथ इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया था। मलाला यूसुफजई सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की एकमात्र महिला बनी थी। तो उन्हीं की बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई की। इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आपका
कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या और नया किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सूचित करें, तो उसी के हिसाब से सुधार किया जा सकेगा। इसी के साथ अपना यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।